जय हिंद हमारे सारे प्यारे साथियों। वैसे साथी, वैसे बच्चे जो 11th-12th के शिक्षक बनने के लिए आप तैयारी कर रहे हो और वो भी कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर, आपका बिहार सरकार के द्वारा जो सूचना मिल गई है कि भाई बहुत जल्दी आप लोग का बिहार स्टेट का एग्जाम होने वाला है। जो बच्चे बिहार स्टेट पास नहीं किए होंगे उनके लिए, क्योंकि वही बच्चे जो पास करेंगे जो आपका पीजीटी कॉमर्स यानी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एप्लीकेबल होंगे, ये सबको पता। तो सबसे पहले हमारे सारे बच्चों जल्दी से जुड़ जाओ और आज कुछ क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके चले हैं और स्पेशली अकाउंट्स के क्वेश्चन, लॉ, मैथ, ऑडिटिंग के अलग कल ही बता चुके हैं सिलेबस आप लोग को कि आप लोग को पढ़ना क्या है। ये टोटल 8 बुक्स आपको पढ़ना है, ओनली 8 बुक्स, मात्र 8 बुक्स पढ़ना, याद रखना। तो सबसे पहले हमारे साथ सभी जुड़ जाओ। सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग। फटाफट जल्दी से जुड़ो सब कोई। और आज के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करें साथ में, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अब सोच रहे होगे सर ये तो पीवाई क्वेश्चन है, सारा मिक्स होगा, आप कैसे पढ़ाओगे? तो चलिए आपके साथ हम लोग आज श्री गणेश करते हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया बच्चा। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, रिलेटेड क्या है, क्या कहना क्या चाहता है बेटा? कहता है जनरली रेवेन्यू इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन, मतलब सामान्यतः आगम आय का लेखांकन उस समय किया जाता है। कब? यानी रेवेन्यू कॉन्सेप्ट आप कब मानते हो? आप कॉन्सेप्ट कब मानते हो आप? हाँ, तो हम बता रहे थे ये बेटा कि क्या आप कोई भी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर करते हो तब मान लेते हो रेवेन्यू, मतलब आपकी मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस है, आप बेटा कोई भी सामान बनाकर आप वेयर हाउस में रखकर रेडी कर दिया, वो रेडी टू सेल है, बिकने के लिए तैयार है, क्या हम उसको पूरा रेवेन्यू मान लेंगे? नहीं बेटा, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट नहीं कहता है बेटा। कहता है द ऑर्डर फॉर गुड्स इज रिसीव्ड, क्या जब ऑर्डर आप गुड्स जो ऑर्डर किए हो वो जो ऑर्डर आप रिसीव कर लोगे उसको रेवेन्यू मान लोगे? नहीं, ये भी रेवेन्यू नहीं है। द प्राइस ऑफ द गुड्स इज रिसीव्ड, यानी वस्तु का मूल्य प्राप्त हो जाता है तब? नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी है, जब वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है। द गुड्स आर डिलीवर्ड, द गुड्स आर डिलीवर्ड, इट इज द बेस्ट। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स रिटर्न बुक यानी विक्रय वापसी बही किसका हिस्सा है? विक्रय वापसी बही, पहले तो एकदम सिंपल सा बात समझना बेटा कि हम जो भी गुड्स परचेज करते हो या सेल करते हो ऑन द क्रेडिट बेसिस, उधार में, हम उसी का रिटर्न कर सकते हो। हम कैश में जो सामान उधार खरीदते हो आप या बेचते हो आप, उसको कभी रिटर्न नहीं होगा बेटा, वापसी नहीं होगा, वो एक्सचेंज होगा, बदला जा सकता है। यहां रिटर्न की बात है। विक्रय वापसी बही किसका पार्ट है? तो आप लोग का ऑप्शन आना चाहिए। चित्रंजन आप यहां पर भी है, वेरी गुड। मधु कुमारी गुड इवनिंग सर। परमात्मा कुमार सी, चित्रंजन बी। बेटा आप सभी से है क्या कि क्वेश्चन नंबर लिखकर लिखना ऑप्शन, इससे फायदा क्या होगा कि हमें भी देखने से पता चलेगा आपका कि आप जो ऑप्शन दे रहे हो वो कौन सा क्वेश्चंस का ऑप्शन है। क्लियर है? तो चलो फिर से हम लोग देखें कि परचेज सेल्स रिटर्न बुक पूछ रहा है, विक्रय वापसी बही किसका हिस्सा है? सेल्स बुक का हिस्सा है बेटा। ये सेल्स बुक सब्सिडरी बुक का पार्ट है और इस सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स का रिकॉर्ड होता है। उधार जो बिक्री करते हो, जो उधार में सामान बेचते हो, उसका रिकॉर्ड की जाती है, नगद वाले का रिकॉर्ड नहीं की जाती है। लेजर बुक
बेटा लेजर जो है वो सिर्फ खाता बही क्या बुक क्या क्या काम है, खाता बही बेटा इंडिविजुअलिस्ट अकाउंट को कलेक्शन करना है। आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हो डे बाय डे का, उसका इंडिविजुअली अकाउंट हम मेंटेन करके रखते हैं और ये जज करते हैं कि एंड ऑफ मंथ किसका अकाउंट में कितना बैलेंसेस है, किसको कितना पे करना, किससे कितना लेना है। तो ये नॉट ए पार्ट ऑफ ए सेल्स रिटर्न बुक, ये भी खत्म हो गया। परचेज बुक नाम है क्रय बही, इसमें बेटा उधार जो खरीदे हो उसका रिकॉर्ड करते हो, ये भी नहीं है। सब्सिडरी बुक आ गया, यानी सहायक बही। इट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो बड़े बिजनेस होते हैं, जो लार्ज स्केल के बिजनेस जो करते हैं, जो होलसेल कैटेगरी के जो बिजनेस करते हैं, वहां जर्नल का सब्स्टिट्यूट यानी सब्सिडरी बुक रखा गया, जिसमें ट्रांजेक्शन्स दो होते हैं। एक ट्रांजेक्शन्स होते हैं बेटा कैश और एक होता है क्रेडिट। तो कैश ट्रांजेक्शन के लिए एक ही बुक मेंटेन करते हो, कैश बुक, और उधार लेन देन के लिए बहुत सारे बुक्स मेंटेन करते हैं बेटा। लाइक खरीदने के लिए परचेज बुक, बेचने के लिए सेल्स बुक, खरीदा हुआ रिटर्न करोगे तो परचेज रिटर्न, बेचा हुआ रिटर्न करोगे तो सेल्स रिटर्न बुक, और अगर बिल्स की बात होगी, रिटर्न की डॉक्यूमेंट्री की बात होगी तो बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक। अगर इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड नहीं करते हो तो वहां जर्नल प्रॉपर होता है। यहां सिर्फ क्रेडिट वाले की बात करते हो यहां पे, और ये कैश के लिए स्पेशली है, तो क्रेडिट वाला ही सेल्स रिटर्न की बात होगी। तो सेल्स रिटर्न बुक इज ए पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। रितेश कश्यप सर अपना प्लेलिस्ट बना दीजिए सर। ठीक है बच्चा, बन जाएगा, लेकिन आप देखेंगे तो और भी अच्छे रहेंगे सामने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अभी फिर आप लोग को बता दे रहे हैं, आपके ये पीवाई क्वेश्चंस आपके लाइव भी चल रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म ऐप पर भी चल रहा है, लेकिन जब क्लासेस शुरू होगी कल या परसों से, अभी पीवाई क्वेश्चंस कुछ दिन चलेगा, 2-3 दिन, देन आफ्टर हम पूरे चैप्टर बाय चैप्टर आपका डिस्कशन कुछ क्वेश्चंस के साथ करना शुरू कर देंगे। तो वो आपका पेड वाले क्लास में यानी आपके ऐप पर चलेगा, आपका लाइव नहीं चलेगा, बीच बीच में थोड़ा बहुत लाइव होता रहेगा। तो आप इसके लिए कंसल्ट रहेंगे, चूंकि आपका एक भी क्लास अगर छूट गया तो वो आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा बच्चा। इसलिए महंगा पड़ेगा क्योंकि कहीं उसी से भी क्वेश्चंस आ सकता है, जबकि चैप्टर बाय चैप्टर डिवाइड है, बुक बाय बुक डिवाइड है, किससे कितना मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा। हम पूरा सिलेबस आपके साथ कल के लाइव क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। जो बच्चे कल लाइव नहीं हुए होंगे, नहीं देखे होंगे, जरूर एक बार वो वीडियो जरूर देख लेंगे आप, तब आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा बच्चा। क्लियर है? चलिए तो फटाफट हम लोग चलेंगे बच्चा। यहां पे ऋषि आर्या बैच आया हुआ है, आप पता करें, आप बता करें, बैच आया हुआ है, बैच खुल गया है। ऋषि आर्या स्टेट का, हाँ स्टेट का भी खुला हुआ है बैच, बीपीएससी 4.0 का भी हो चुका है। बीपीएससी 4.0 का तो क्लास चल रहा है आपका टीआरई 4 का, और वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है, बट स्टेट का क्लास सिर्फ ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन चलेगा, ऑफलाइन नहीं चलेगा, ये माइंड सेट करके रखना आप। और इसमें कॉमर्स वाले के लिए सारा, चाहे आपको टैक्स हो, लॉ हो, ऑडिट हो, मैथ स्टार्ट हो, सारा क्लास आपका लाइव चलेगा। इसलिए आप पहले कमर कस लो कि करना क्या है। आप अब वेट एंड वॉच मत करो, क्योंकि वेट एंड वॉच करके आपकी लॉस होगी, तो वो लॉस को मत होने दो। क्योंकि आपके बिहार में पहली बार कोई इंस्टीट्यूट कॉमर्स का क्लासेस लेकर आया है, तो इसलिए आप, चूंकि आप प्लेटफॉर्म के नाम से, द प्लेटफॉर्म के नाम से आप पहले से वाकिफ है, जो हजारों हजार टीचर्स 10+2 या 10+2 के नीचे जूनियर वाले में, सेकेंडरी वाले में दे चुके हैं। तो अब कॉमर्स की भी बारी है, साइंस का तो बहुत सारा हो गया, आर्ट्स का बहुत सारा हो गया, इस साल कॉमर्स का। और कॉमर्स आपके नीरज सर ठान लिए हैं कि आप लोग को टीचर बना के रहेंगे, लेकिन आपको ईमानदारी बनना होगा अपने पढ़ाई में। आप जब तक ईमानदार नहीं बनोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला, सीधा सा बात है। हम लोग चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋषि आर्या नहीं दिखा रहा है ऐप पर, कोई बात नहीं, दिखेगा। आप एक बार मेरे नंबर पे आप कंसल्ट कर लेंगे, हम आपको सारा चीज बता देंगे बेटा। मैसेज कर दीजिएगा आप इस नंबर पे,
9308467522। आपका सारा वहां का हम सारी चीज बता देंगे, आप परचेज कर लेंगे बेटा। चलिए थर्ड नंबर, सेकंड नंबर क्वेश्चन हो चुका। थर्ड नंबर क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस आर। तलपट बनाने के उद्देश्य क्या है? भाई आप ट्रायल बैलेंस जो बनाते हो उसका मोटिव क्या है? क्या ट्रायल बैलेंस बनाने से क्या प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा? क्या चलेगा? क्या इससे अंतिम खाता बनाना होता है? क्या इसका खातादारियों की शुद्धता की जानकारी प्राप्त करते हो? या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का? कौन सा ऑप्शन? ज्योति कुमारी थर्ड का बी, रुषा स्वराज थर्ड का सी, रितेश कश्यप थर्ड का सी, ऋषि आर्या थर्ड का बी। बेटा ये दोनों न करता है बेटा। ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हो बोथ साइड इक्वल हो जाता है, तब हम समझते हैं कि हमारा जर्नल और लेजर में जो हमने पोस्टिंग किया वो सही किया। उसके पहले तो हम नहीं समझते हैं बेटा, उसी समय समझते हैं। और दूसरी बात, हम ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेज को लेकर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी फाइनल अकाउंट। मतलब हमारा जवाब दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर डालेंगे। कौन सा ऑप्शन डालेंगे? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, उच्चंत व्यय, मतलब वो खर्च जो हो चुका, वो खर्च जो हो चुका बट हमने अभी तक पे नहीं किया है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा। क्या वो वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है? क्या वो नॉमिनल अकाउंट है? क्या वो पर्सनल अकाउंट है? क्या इनमें से कोई नहीं? बेटा सिर्फ एक्सपेंसेज होता, व्यय होता, तो वो नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट में चला जाता बेटा। लेकिन कोई भी खर्च पे करना बाकी हो चुका हो, पे करना बाकी हो, या कोई भी खर्च हुआ नहीं है बट हमने एडवांस में पे कर दिया है, होने के पहले पे कर दिया है, ये दोनों जो भाषा है ये पर्सनल के, व्यक्तिगत खाता के रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की चर्चा करता है। मतलब प्रतिनिधित्व वास्तव व्यक्तिगत खाता को रिप्रेजेंट करता है बेटा। तो इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में आएगा बेटा, रियल नॉमिनल में नहीं आएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नहीं बेटा, रियल अकाउंट नहीं है बेटा, रियल अकाउंट रूसा नहीं है। सुम्मी बी नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर लिख कर लिखना, क्वेश्चन नंबर लिख कर लिखना आप लोग जो भी ज्वाइन हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। शेयर करते चलो आप अपने दोस्तों के बीच में, इसलिए कि आपके बिहार में पहली बार कॉमर्स आया है। आपके नवीन सर प्लेटफॉर्म के साथ हम नीरज सर आपके साथ जुड़ गए हैं। कोई कॉमर्स का अभी तक किसी ने नहीं शुरू किया, आपका सिंगल है जहां दोनों की क्लास शुरू हो चुकी है। चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 में कॉमर्स में, या तो आप अकाउंटेंसी का लेके कर रहे होगे, या एंटरप्रेन्योर का लेके कर रहे होगे, या बिजनेस स्टडी, हर का क्लास ओपन है बेटा। सिर्फ आपको पढ़ने की चाहत होनी चाहिए। आप जब तक चाहत नहीं होगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने चैनल प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करो और लगे रहो नीरज सर के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अदत्त व्ययों यानी अनपेड एक्सपेंसेस यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता में किस सिद्धांत के अनुसार शामिल किया जाता है? अनपेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर आर इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट? भाई कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट के तहत? क्या मिलान अवधारणा, क्या पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा, या उपार्जन, या चालू स्थिति? बेटा थोड़ा सा पढ़ लो इसके बारे में। हमारा मिलान यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट सिंपल इतना कहता है कि विद इन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी इवेंट हुए, जो भी घटना घटा है, आप उसको पे कर, आप उसको रिकॉर्ड करें। मैचिंग इतना ही कहता है। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा कहता है कि आपके बिजनेस में जितने भी तरह के इंफॉर्मेशन से इवेंट है, या आप कभी पॉलिसीज चेंज करते हो, या आपके बिजनेस आप कभी केसेस में पेंडिंग है, आप कोई भी रूल्स चेंज करते हो,
कॉन्सेप्ट चेंज करते हो, तो ये सारी बातें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिटेन होनी चाहिए फुट नोट में, या आफ्टर बैलेंस शीट एक फुट नोट यानी बाहर में रिटेन होनी चाहिए। वो कहता है पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा। उपार्जन अवधारणा कहता है यानी एक्यूरल कॉन्सेप्ट कहता है बेटा कि वो खर्च जो हो चुका, वो इनकम जो हो चुका बट रिसीव नहीं किए हो, पे नहीं किए हो, यानी जितने भी एक्यूरल यानी आउटस्टैंडिंग का पार्ट है, जो पेएबल या रिसीवेबल का पार्ट है, वो कौन कहता है? एक्यूरल कॉन्सेप्ट के तहत आता है। और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है क्या सर, आप बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, लंबे समय के लिए करते हो, लंबे दूरी के लिए करते हो। तो लंबे दूरी के लिए जो बिजनेस आप करते हो, तो वहां पे कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स कंटिन्यूअसली हम एक ही फॉलो करेंगे, हम बार बार चेंज नहीं करेंगे। अगर मार्केट की पॉलिसी चेंज हो रही है तो हम कॉन्सेप्ट भी चेंज कर सकते हैं, बट उसका इंफॉर्मेशन अलग से लिखेंगे, फुल नोट में लिखेंगे, तो उसको कहते हैं पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा। मैंने चारों बता दिया। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ो। कहता है आदत व्ययों को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता में किस सिद्धांत के अनुसार शामिल किया जाता है? तो बेटा ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के आधार पे की जाती है, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आज का जो भी एक्सपेंसेज है, आज की जो भी रेवेन्यू है, उसको आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करना, जिससे आपका इनकम एग्जैक्ट इनकम पता चल पाए। ये नहीं कि बेटा आज का खर्चा कल पे किया तो कल रिकॉर्ड होगा, नहीं, आज ही रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब करेक्ट आंसर 5 का ए, 5 का सी। आप लोग सो गए हो, आप लोग अपना क्वेश्चंस का जवाब देते चलो, क्योंकि आप गलत दे रहे हो सही दे रहे हो इस पर मत चर्चा करो। आप चर्चा करो क्या होना चाहिए। ज्ञानदीप से जो भी है 5 का सी बेटा, यहां पर एक्यूरल कॉन्सेप्ट ये फॉलो नहीं होगा, क्योंकि एक लाइन यहां जोड़ दिया गया बेटा कि आदत व्ययों को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में किस सिद्धांत के अनुसार शामिल किया गया? लाभ हानि खाता में। समझ गए? इसलिए हम इसे मैचिंग कॉन्सेप्ट में रखा गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चालू संपत्तियां का चालू दायित्वों पर अधिक क्या कहलाता है? मतलब द एक्सेस ऑफ करेंट असेट्स ओवर करेंट लायबिलिटी। द करेंट असेट्स अगर करेंट लायबिलिटी से ज्यादा है तो हम इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, मतलब कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर बी, हम इसको कैपिटल नहीं कहते हैं, कैपिटल इक्वल टू होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी। टेंजेबल मूर्त संपत्ति नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहां 100% असेट्स की बात हो रही है। मूर्त संपत्ति वैसी संपत्ति जिस संपत्ति को आप छू सकते हो, और नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, 6 का ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड कान्हा अग्रवाल, सुम्मी वेरी गुड बच्चा। सुम्मी रिपीट कीजिए प्लीज सर। कौन सा क्वेश्चन रिपीट करे सुम्मी? कौन सा क्वेश्चन बच्चा? 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं बेटा। कहता है आदत व्ययों का वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में किस सिद्धांत के अनुसार शामिल किया जाता है? तो भैया लाभ हानि खाते की बात हो रही है, इसलिए हम उसको मैचिंग यानी मिलान अवधारणा में रख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन हो गया। 7वां में आगे बेटा जी हम लोग। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यता, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का ये क्वेश्चन है बेटा। तो हम आगे आपको जितने भी आपको पढ़ना है चैप्टर बाय चैप्टर, हम उसका बेस देकर आपका क्वेश्चंस हम करवाएंगे। यही हमारा आप लोग से विनती है सिर्फ कि आप जो चैप्टर हम कराएं, आपको पहले से अनाउंसमेंट रहेगी आपके क्लास में, आप उसको जरूर पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे बच्चा। और जो डाउट है वो डाउट तो ओपनली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ये प्रण ले रहे हैं क्योंकि आप मेरा पहला बैच हो स्टैट का और बीपीएससी वाले फर्स्ट बैच हो, तो उसके लिए हम जी जान लगा देंगे। ऐसे भी हम अपने बच्चों के लिए जी जान लगाते हैं, क्योंकि आज से नहीं बेटा 29 साल से पढ़ा रहे हैं, आज 30वां साल अब जा रहा है बेटा। तो हम लोग ऐसे भी जी जान से यहाँ हम लोग जन्म ही लिए हैं, आप लोग के लिए, अपने बच्चों के लिए जन्म लिए हैं। तो आप सिर्फ धैर्य रखो, आप ईमानदारी बरतो, बस इतना ही हम तुमसे कहेंगे। हम इससे ज्यादा तुम लोग को कुछ नहीं बोलने जा रहे हैं बेटा। सुम्मी 7 का बी,
देखो जवाब आ गया, हम अभी बात ही कर रहे थे, लेकिन सुम्मी फिर से देख लो बेटा, गलत है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः क्या दर्शाता है? बेटा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये रियल अकाउंट होता है, ठीक है। और रियल अकाउंट मतलब, दूसरा बात, ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक होता है। इसमें कैश की बात होती है, कैश का इनफ्लो कितना हुआ और कैश का आउटफ्लो कितना हुआ। इनफ्लो मतलब कैश का रिसिप्ट कितना हुआ और कैश का पेमेंट कितना हुआ, ये बात कहता है। क्लियर है? तो रियल अकाउंट कभी भी बेटा हमेशा याद रखना, तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस को तो जज नहीं करता है, कैपिटल को जज नहीं करता है। अब बात आती है कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो हम लोग सबको ही जानते हो, कैश इज ए कैटेगरी ऑफ एन असेट्स, और असेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, असेट्स कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। रूसा राज आप भी 7 का बी मारी है बेटा। ज्ञानदीप 7 का सी है, वेरी गुड बच्चा। अनीस कुमार, अनीस बीटा, अच्छा तुम बीटा वाला अनीस, चलो अच्छी बात है। चलो कल ही आपसे बात हुई थी अनीस, अच्छा तुम अपना कोडिंग रखे हो अनीस बीटा, अच्छी बात है। चलो इससे एक आइडेंटिफिकेशन तो मिल गया कि आप कहां से बोल रहे हो आप। चलो अच्छी बात है बेटा। क्वेश्चन 8 पर चलेंगे बेटा। इकहरी लेखा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता है। नहीं वाला बड़ा खराब क्वेश्चन होता है, याद रखना। सिंगल एंटिटी सिस्टम कैन नॉट बी यूज्ड बाय, सिंगल एंटिटी सिस्टम इकहरी लेखा प्रणाली किसके द्वारा यूज नहीं होता है, ये क्वेश्चन की डिमांड है बेटा। तो क्या वो एकाकी व्यापारी द्वारा यूज नहीं होता है, क्या साझेदारी व्यापारी द्वारा यूज नहीं होता है, क्या सार्वजनिक समिति कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो सार्वजनिक कंपनी द्वारा नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं? बेटा ये सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप अपने अधीन है। यहां हम सिंगल एंटिटी सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं, यहां कोई रूल्स नहीं है कि आपको वही अडॉप्ट करना है। बट यहां कंपनी आ गया बेटा, तो कंपनी हमारे जिम में नहीं है बेटा, कंपनी का सेपरेट एंटिटी होता है। तो कंपनी बिजनेस में हमेशा डुअल इफेक्ट यानी डबल एंटिटी सिस्टम अडॉप्ट की जाती है, सिंगल एंटिटी सिस्टम अडॉप्ट नहीं की जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। आप लोग का जवाब भी आ रहा है, अच्छा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि आप लोग अच्छे से जवाब दे रहे हो बेटा, अच्छी बात है। ऐसा ही लगे रहो अपने नीरज सर के साथ, अपने प्लेटफॉर्म नवीन कुमार सिंह के चैनल पे दम लगे रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया हायर परचेस सिस्टम। किराया क्रय पत्ती में हरास की गणना का विधियां क्या है? बेटा हायर परचेस सिस्टम आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का टॉपिक है बेटा। हायर परचेस कहता क्या है? कहता ये है कि आज के युग में हम कोई भी वस्तु, चाहे उसकी कॉस्टिंग कितनी भी क्यों ना हो, हम आसानी पूर्वक ले सकते हैं, टुकड़ा में पेमेंट करके, धीरे धीरे पैसा देकर। उस सिस्टम को नाम दे दी गई हायर और इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में स्लाइटली डिफरेंस क्या है कि हायर परचेज में उस असेट्स पर तब तक आपको पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देगी जब तक कि आप फाइनल पेमेंट ना कर दो, यानी आप चाह कर भी उस असेट्स को आप सेल नहीं कर सकते हो। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में बेटा वो आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाती है, जो हमारे इंडिया में चलती है। आप गाड़ी खरीदो, इंस्टॉलमेंट में खरीदो, तो नाम किसका होता है? जो फाइनेंस करता है उसका होता है कि नाम आपका होगा? सर मेरा होगा, तो आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी होगी। आप उस गाड़ी को बेच सकते हो, आपकी ये पावर है इंस्टॉलमेंट में, बट हायर परचेज सिस्टम में नहीं है। पहला। दूसरी बात, हम हायर परचेज हो या इंस्टॉलमेंट हो, हम असेट्स पर जो डिप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं ओनली 2 मेथड से, एक या तो स्ट्रेट लाइन मेथड या तो रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। तीसरा कोई मेथड नहीं होता, याद रखना इस चीज को। तो हायर परचेज सिस्टम में यहां पर स्ट्रेट भी है, यहां पर डिमिनिशिंग भी है, मतलब तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट ऑप्शन। 9 का सी, 9 का सी। रंजीत गुड इवनिंग बेटा। रुसा राजा स्वराज अभी 8वां पे ही है बेटा, हम तो 8वां पर आ चुके, अब 9 पर आ जाओ बेटा, 9 पर आ जाओ, 9 पर आ जाओ, जल्दी जल्दी तुम लोग सोओ मत।
और शेयर सब्सक्राइब करते चलो। शेयर जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। चित्रंजन, चित्रंजन तुम ऐप पर जो हो, सिंपल ऑप्शन दे रहे हो चित्रंजन, क्वेश्चन नंबर के साथ दो चित्रंजन, ज़्यादा बेनिफिट होगा, हम भी देख पाएंगे आपको। क्लियर? तो ऐप पर हो, कोई इशू नहीं है, आप ऐप परचेज कर लिए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका इस बार आपका निकल रहा है। बस माता रानी का ध्यान दो, दम निकलेगा बच्चा। लेकिन माता रानी, कोई भी भगवान तभी ध्यान देंगे बेटा जब आप अपना काम करोगे या कोई भी बंदा काम करेगा। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तब हम आपको यहां तक पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 10वां, किस्त भुगतान पत्ती लो, इंस्टॉलमेंट भी आ गया, के अंतर्गत क्रेता माल को किसी तीसरे पक्ष को सेल कर सकता है क्या? अंडर द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द बायर सेल द गुड्स टू थर्ड पार्टी। अभी जस्ट तुमको बताया इसका क्वेश्चन, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में आपका जैसे ही आप साइनिंग अमाउंट पे करते हो, डाउन पेमेंट करते हो, वैसे ही वो वस्तु, वो संपत्ति आपके नाम पर हस्तांतरित हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो आपकी आजादी है, आप उसको सेल कर सकते हो। मतलब यहां पर कैन सेल होगा, कैन नॉट सेल, मॉर्गेज कुछ भी नहीं होगा, यहां कैन सेल होगा, हम बेच सकते हैं बेटा। 10 का ए, कान्हा अग्रवाल, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। रूसा स्वराज, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। सुम्मी, 10 का ए, वेरी गुड बेटा। 11 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11। गार्नर बनाम मर्रे का नियम तभी लागू होता है जब साझेदार दिवालिया हो। बेटा ये आपका साझेदारी बिजनेस का विघटन की बात होती है, यानी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ये ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, जब बिजनेस दिवालिया हो जाता है और बिजनेसमैन भी दिवालिया हो जाता है, तो किसी कीमत में बिजनेस को वाइंडिंग अप करना पड़ेगा, भंग करना पड़ेगा भैया। अब यहां पे जो बंदा दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया, अब वो उस पार्टनर का डिफिशियंसी कौन बियर करेगा? कहानी, क्वेश्चन इतना ही है, उस पार्टनर का डिफिशियंसी कौन बियर करेगा? तो जो पार्टनर सॉल्वेंट है वो बियर करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियोज, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियोज। आइए यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई ओनली व्हेन अ पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। तो वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, टू, वन और मोर पार्टनर, मोर देन वन टू पार्टनर। आप 11 का ऑप्शन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है? चलिए कान्हा जी, सुम्मी, रूसा, ज्ञानदेव, जल्दी से बताओगे। रंजीत, चलिए आप ऑप्शन बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन आना चाहिए। चंदन, चंदन जी, क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन होगा आप बताएंगे? चंदन जी जल्दी से आप लोग बताएंगे, आप लोग। ग्यारह का आप अपना ऑप्शन बताएंगे, कौन सा ऑप्शन आपका है 11 का? 11 का बी आ गया है, नहीं बेटा, 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक। ये कोई जरूरी नहीं है बेटा कि एक ही पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा या 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तभी ये रूल्स एप्लीकेबल करोगे, ऐसी बात नहीं है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट कहता है, डिसॉल्यूशन का है बेटा, साझेदार के दिवालिया होने के कारण विघटन के समय सामान्य सूचना सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाती है। कहता है समान सूचना नहीं होगा बेटा, समान संचय होगा, संचय, रिजर्व है, संचय होगा, ठीक है। तो कहता ऑन डिसॉल्यूशन ड्यू टू अ पार्टनर इंसॉल्वेंसी द जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन। बेटा हमेशा जब भी क्वेश्चंस पर हो, याद से बता दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना, समझ गए?
चूंकि हिंदी का रूपांतरण यहाँ इंग्लिश हो रहा है, चूंकि आप लोग का क्वेश्चंस को तो कहीं है नहीं बेटा कि वहाँ से हम लोग क्वेश्चंस खरीद लेंगे, तो जो भी क्वेश्चंस आपके स्टेट का मिल रहा वो हिंदी मीडियम में मिल रहा, तो हिंदी का रूपांतरण इंग्लिश में की जा रही है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए दोनों ऑप्शन को आप पढ़ेंगे जरूर। तो कहता है सिंपल सा बात समझना कि जब पार्टनर में किसी भी तरह का रिकंस्टिट्यूशन हो, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हो, चाहे वो फर्म डिजॉल्व हो, उस डेट में जितने भी तरह के रिजर्व होंगे, प्रॉफिट होंगे, लॉस होंगे पहले का, वो सारा पार्टनर में बांटे जाएंगे और ओल्ड रेशियो में बांटे जाए। तो कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रियलाइजेशन सेक्रीफाइसिंग नहीं, ओनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 12 का ए, 12 का ए क्लियर है, 12 का ए होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। पट्टाधारी द्वारा देय अधिकार शुल्क को डेबिट किया जाता है। बेटा अब यहां रॉयल्टी आ गया। क्या आ गया? रॉयल्टी। ये भी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ। अभी हम चैप्टर पढ़ा रहे नहीं है, चैप्टर का डिस्कशन नहीं करने जा रहे, याद रखना। रॉयल्टी पेएबल बाय द लीजी इज डेबिटेड टू, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? क्योंकि रॉयल्टी बेटा हमारे लिए खर्च है, खर्च ऑलवेज डेबिट होता है। तो रॉयल्टी पेएबल का एंट्री क्या करोगे? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट। लेकिन अगर हमारा रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से, हम तो रॉयल्टी के साथ हम शॉर्ट वर्किंग को भी डेबिट करते हैं, टू लैंडलॉर्ड करते हैं। याद रखना, जनरल एंट्री पढ़ेंगे हम लोग, हड़बड़ाना नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। यहां डेबिट पूछ रहा इसलिए ऑप्शन नंबर ए। क्रेडिट पूछता तो आप किसको लिखते? लैंडलॉर्ड को लिखते। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 का अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। 13 का अरे गलत सलत तो आंसर देते चलो, तुम लोग नहीं दोगे तो फिर कैसे समझेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। चित्रंजन आप भी साइलेंट जोन में चले गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाखा के अंतिम देनदार की गणना में सम्मिलित है। इन कैलकुलेशन द फाइनल डेटर्स ऑफ अ ब्रांच द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड। ये ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन है बेटा कि अंतिम गणना लाइक अंतिम डेटर का जो कैलकुलेशंस करेंगे उसमें से कौन सा अंतिम डेटर का कैलकुलेशन बोल रहा है, यानी क्लोजिंग डेटर का वैल्यू निकालेंगे, तब हम कौन सा वैल्यू ऐड करेंगे? कैश परचेज, नगद क्रय, ये कैश वाले है बेटा। कैश सेल्स ना, क्रेडिट परचेज उधार क्रय ना, उधार विक्रय। इट इज द मोस्ट प्रोबेबिलिटी आंसर। चूंकि शाखा के अंतिम देनदार की गणना में सम्मिलित है तो वो क्रेडिट सेल्स होगा बेटा। जो हमने उधार सामान बेचा हम उसको ऐड करेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी। फोर्टीन का ऑप्शन नंबर डी। लगे रहो अपने नीरज सर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। टाइप्स ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स इंक्लूड्स। अंतर विभागीय सौदों के प्रकार हैं बेटा। अंतर विभागीय मतलब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का है। ब्रांच का एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन डिपार्टमेंट का आ गया, रॉयल्टी का एक क्वेश्चन है, हायर परचेज का एक क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन है। अब इसी से समझो कि किस आधार पे तुम्हारा चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस पूछेगा, ये एकदम क्लियर कट बात समझो आप। तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर इंक्लूड। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कहता क्या? डिपार्टमेंटल स्टोर यानी मॉल। मॉल मतलब एक छत के नीचे हमारी जरूरत की सारी सामानें मिलती है। जैसे समझो ऐसे, आप जहां पढ़ रहे हो, आपके अपने कोचिंग द प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, वहां समझो कितने डिपार्टमेंट है। वहां शिक्षक वाले को भी तैयारी करवाई जाती है, रेलवे वाले को भी तैयारी कराई जाती है, हर कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। वहां टेस्ट भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है। भाई बहुत सारा डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट नहीं है वहां पे। और हर डिपार्टमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू अलग अलग है। अब तुम समझो कि डिपार्टमेंट वाइज हमें कंफर्मेशन लेना, तो यहां कर रहा है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। जैसे अभी भी तुम समझ लो कि अभी भी तुम्हारा 2 जगह लाइव है, एक आपके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के
चैनल पे लाइव, यूट्यूब लाइव, और एक ऐप पे भी है। दो जगह काम हो रही है बेटा, डुअल, हर जगह डुअल की बात हो रही है। तो यहां पे इंटर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफर होता है, किस चीज का ट्रांसफर होता है बेटा? क्या सर्विस का, क्या माल का, या विकल्प ए और बी दोनों, मतलब सर्विस और माल दोनों का, या नन ऑफ दीज? भैया दोनों का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब ऐसा थोड़ी है बेटा जी कि ऑनलाइन का स्टाफ ऑफलाइन में काम नहीं करेगा तो सर्विस हुआ ना ट्रांसफर। अब ऐसा थोड़ी है कि जो सामान हमने ऑफलाइन का है वो ऑनलाइन में सेवा नहीं जाएगा। आप टेस्ट ऑफलाइन में दे रहे हो तो टेस्ट ऑनलाइन में भी तो हो रहा है, वहां भी तो जा रहा है गुड्स, मेरा सामान। तो भैया कौन सा? तो ये दोनों ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, 15 का ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड रूसा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, ए चेक कैन बी क्रॉस बाय, चेक पर रेखांकित किया जा सकता है, रेखांकन किया जा सकता है। अब चेक पर रेखांकन कौन करेगा भैया? कौन करेगा? चेक का मालिक कि चेक से जिसको पेमेंट करने जा रहे हो वो? तो भैया सर मालिक करेगा, और कौन करेगा? यानी होल्डर। हम चेक से किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करेंगे तो नहीं करेगा, बैंकर नहीं करेगा, या नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। यानी एक ही व्यक्ति होगा जो चेक का मालिक होगा, जिसके अकाउंट से पैसा जा रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का तुम्हारा ए। नेक्स्ट, फर्म के विघटन में साझेदारी का विघटन है। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एकदम सही बात है भैया, 100%। तो क्या कहता है? इंक्लूडेड है, मतलब ये कथन सत्य है कि सम्मिलित नहीं है, ये दोनों सही नहीं है, या प्रश्न ही उत्पन्न नहीं है, मतलब क्वेश्चन एराइज ही नहीं हो सकता, या इनमें से कोई नहीं। बेटा इधर एकदम क्लियर कट है, जब फर्म दिवालिया हो रहा है, फर्म इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो कंफर्म है कि बेटा पार्टनर भी बंद हो जाएगा, डिसॉल्व होगा। यानी ये कथन सत्य है, यानी इंक्लूडेड है, सम्मिलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इट इज द करेक्ट ऑप्शन। लगा दो ठेपा करेक्ट ऑप्शन पे बच्चा। लगे रहो अपने नीरज सर के साथ, जल्दी से जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, बोनस अंशधारियों को लाभांश की अधिकतम दर प्राप्त होगी। बोनस शेयर होल्डर कैन रिसीव अ मैक्सिमम डिविडेंड रेट ऑफ। बेटा बोनस शेयर होल्डर कैन रिसीव ए मैक्सिमम डिविडेंड नहीं होती है, बोनस शेयर होल्डर को डिविडेंड की बात ही नहीं होती है बेटा, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा नन ऑफ दीज होगा बेटा। कोई डिविडेंड देने की चर्चा ही नहीं होती है। हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, बोनस शेयर होल्डर को नहीं देते हैं बेटा डिविडेंड। हम वो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को जनरली हम डिविडेंड नहीं देते हैं। क्लियर है? हम जब भी देते हैं तो किसको देते हैं? हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हैं बेटा। तो ये अपने माइंड में सेट कर लो ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवेंचर, डिवेंचर ऋण पत्र, इसको ऋण पत्र कहते हैं बेटा। सामान्य रूप से भुनाया नहीं जाता है। डिवेंचर आर जनरली नॉट रिडीम्ड एट। बेटा डिवेंचर को रीपेमेंट, रिडम्पशन हम किस चीज पर नहीं करेंगे? क्या डिवेंचर को प्रीमियम पर पेमेंट नहीं करेंगे? प्रीमियम मतलब हम तुमसे 10 रुपया लोन लिए, 10 से ज्यादा अगर पेमेंट करोगे तो वो प्रीमियम होगा, 10 से कम पेमेंट करोगे तो वो छूट होगा, 10 का 10 पेमेंट करोगे तो सममूल होगा, एट पार होगा, या ऑल ऑफ द अबव। बेटा ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, यहाँ चूंकि नॉट है बेटा, तो हम डिस्काउंट पर हम रिडम्पशन नहीं करते हैं डिवेंचर को। डिवेंचर को सिर्फ रिपेमेंट करते हो एट पार और एट प्रीमियम, याद रखना। हाँ डिवेंचर इशू कर सकते हो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, हम तीनों सिचुएशन में डिवेंचर इशू कर सकते हैं, बट रीपेमेंट ओनली एट पार और एट प्रीमियम पे करेंगे, एट डिस्काउंट पे हम नहीं करेंगे। इट इज द करेक्ट आंसर विल बी बी, क्वेश्चन नंबर 19 का बी। ज्ञानदीप के नाम से जो भी हो, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया बेटा, क्वेश्चन नंबर जरूर मार्किंग करो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं मार्किंग करोगे हमें समझ में नहीं आएगा बेटा। क्योंकि आप कंटिन्यूअसली क्लास कर रहे हो, फटाफट जल्दी बताओ कौन सा क्वेश्चन में तुमको इश्यूज है।
जल्दी से अपने नियसर के साथ लगे रहो। 19 नंबर, अभी कौन सा नंबर चल रहा है? 19 ही चल रहा है बेटा। क्या दिक्कत है? डिबेंचर मतलब ऋण पत्र, लोन। आप कंपनी बेटा, कंपनी की जब फाइनेंशियल स्ट्रेस होती है, उनको पैसा चाहिए कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए, तो कंपनी मार्केट से, अपने शेयर होल्डर से, अपने पब्लिक से कहता है भैया हमको पैसा चाहिए, उसके बदला में हम इतना रिटर्न करेंगे। तो आपकी अगर गुडविल है तो मार्केट आपको लोन भी देगी। अब वो लोन का रिपेमेंट कब करोगे, कैसे करोगे, ये लोन लेते समय पूरा इंफॉर्मेशन रिटर्न रहती है कि आप एट पार पे करोगे कि एट प्रीमियम पे करोगे, एट डिस्काउंट पे कभी लोन का रिपेमेंट नहीं होता है। माइंड में सेट कर लो। 10 रुपया लोन ले रहे हो तो मिनिमम 10 चाहिए या 10 से ज्यादा चाहिए, 10 से कम नहीं चाहिए। रियलिटी यही है बेटा। क्लियर है? परमात्मा 19 का बी, रूसा 19 का डी। परमात्मा कहां चले जाते हो बीच बीच में आप? 19 का बी होगा, डी नहीं होगा रूसा बेटा। बेटा यहां पर अगर नॉट रहता तो हम प्रीमियम और सम्मूल यानी ए और सी दोनों होता है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। अप्रोच में संपत्ति का बैलेंस शीट में उस क्रम में बताया जाता है जिसमें उन्हें आसानी से नकदी में और देनदारियों को उस क्रम में परिवर्तित किया जा सकता है जिसमें उन्हें भुगतान करना होता है। मतलब इन द अप्रोच assets are shown in the balance sheet in the order of their liquidity and the liability in the order of their payment maturity। मतलब सिंपल सा बात है, बैलेंस शीट में हम जो लायबिलिटी और असेट जो शो करते हैं, एक लिक्विडिटी क्रम में और एक परमानेंस क्रम में। लिक्विडिटी मतलब कहता क्या है कि पहले किसको विद इन अकाउंटिंग ईयर हमें किसको पेमेंट करना है या विद इन अकाउंटिंग ईयर किससे पैसा लेना है। तो पहले करेंट आइटम, देन आफ्टर नॉन करेंट आइटम। करेंट आइटम को लिक्विडिटी कह सकते हो हम लोग। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर वर्णमाला क्रम में? ना भैया। ऑर्डर ऑफ परमानेंस ना, यहाँ लिक्विडिटी की बात हो रही है तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी यानी तरलता आदेश पे, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 14 का 20 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 का सी। वेरी गुड सभी का, वेरी गुड बच्चा। लगे रहो अपने नियसर के साथ, लगे रहो। निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली प्रत्येक कंपनी बोर्ड की कॉपीराइट है नहीं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR समिति का गठन करेगी जिसमें शामिल है। ये एक्चुअली क्वेश्चन बेटा ऑडिटिंग का यहां पर आ गया है, बट कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं, कहानी बता दे रहे हैं, कोई इश्यूज नहीं है बेटा। एवरी कंपनी मीटिंग द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया शैल कंस्टिट्यूट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR का फुल फॉर्म हो गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी ऑफ द बोर्ड विच शैल कंसिस्ट ऑफ। क्या कौन कौन शामिल होगा? 5 या अधिक निदेशक जिनमें कम से कम 2 निदेशक, एक स्वतंत्र निदेशक। 10 या अधिक निदेशक जिनमें से कम 3 स्वतंत्र हो। 5 या अधिक निदेशक जिनमें से 1 स्वतंत्र हो। 3 या अधिक निदेशक जिनमें से कम 1 स्वतंत्र हो। बेटा यहां पर आपका मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 या अधिक निदेशक जिनमें से कम 1 निदेशक, 1 स्वतंत्र निदेशक होगा। चूंकि ऑडिटिंग का है, हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। ऑडिट वाले जब आपको पढ़ाएंगे सर तो वहां इसकी डिटेलिंग जरूर होगी। क्लियर है परमात्मा? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 22 पे। आ गया आपका ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ गया बेटा। अमलगमेशन इज डन फॉर, एकीकरण किया जाता है। कब अमलगमेशन, समामेलन कब करोगे? जब आपके बिजनेस स्मूथली अच्छा चलेगी तब किसी के साथ आप मर्ज करोगे, ऐसा सोच सकते हो क्या? अमलगमेशन क्या होता है? 2 कंपनी आपस में मिल गई या आप किसी कंपनी को खरीद लोगे, तो खरीदने की बात कब होगी? जब वो कंपनी अच्छी चलेगी तब, या कंपनी का स्थिति डामाडोल होगा, डाउनफॉल में जाकर तब कर दोगे। सिंपल सा बात है भैया। तो वो ओल्ड कंपनी, पुरानी कंपनी, नई कंपनी, ऐसी कोई भाषा नहीं होती है। घाटे वाली कंपनी को हम खरीदते हैं, प्रॉफिट वाले को नहीं। यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 22 का, ऑप्शन नंबर सी 22 का बेटा ऑप्शन नंबर सी। लगे रहो नीरज सर के साथ। और
फिर ये भी बता दे रहे हैं, जिसको भी ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट देना है वो टेस्ट वाले में ऐड हो जाना। टेस्ट भी चल रहा है आपके बीपीएससी का, स्पेशली बीपीएससी का टीआरई 4.0 का टेस्ट चल रहा है। क्लियर है? आप लोग जरूर ज्वाइन करो उसको, ऑफलाइन या ऑनलाइन। और उसका आपका लाइव डिस्कशन भी होगा। क्रय विधि में संपत्ति और दायित्वों को लिखा जाता है। अंडर परचेज मेथड, हायर परचेज मेथड, असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट। अंडर परचेज मेथड असेट्स एंड लायबिलिटी को किस वैल्यू में लिखा जाता है बेटा? मतलब कहने का सेंस कि आप किसी बिजनेस को, रनिंग बिजनेस को आप परचेज कर रहे हो, अमलगमेशन का क्वेश्चन है, सॉरी। आप किसी बिजनेस को परचेज कर रहे हो, तो बिजनेस को परचेज कर रहे हो, बिजनेस टर्म क्या है? बिजनेस। तो बिजनेस मतलब दो चीज, एक उस बिजनेस का असेट्स, एक उस बिजनेस की लायबिलिटी को खरीद रहे हो आप। तो बिजनेस का असेट्स को कौन से वैल्यू में खरीदोगे? जो आप उसका बैलेंस शीट में जो वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट आफ्टर डिप्रिसिएशन शो हो रहा है उस पर खरीदोगे? नहीं, हम उसका मार्केट वैल्यू लगाएंगे, आज का वैल्यू लगाएंगे कि कल का वैल्यू लगाएंगे। कौन सा वैल्यू में करोगे बेटा? तो याद रखना, जो उसका उचित मूल्य हो, मार्केट वैल्यू हो, हम उस पर करेंगे बेटा। उसका बुक वैल्यू या लागत वैल्यू पर हम नहीं करेंगे। क्लियर है? बुक वैल्यू मतलब डिप्रिसिएटेड वैल्यू जो बैलेंस शीट में अपीयर है। क्लियर? और कॉस्ट प्राइस जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, हम उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का सी। वेरी गुड सुम्मी। सी नहीं होगा बेटा, ए होगा। फेयर वैल्यू होगा बेटा। फेयर वैल्यू कॉस्ट प्राइस पर कभी नहीं होगा। रुसास कॉस्ट प्राइस पर नहीं होगा बेटा। कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है? आंसर गलती नहीं चूज कर लेना, कॉन्सेप्ट समझना हमेशा बेटा। समझ गए? आपके बुक में भी कहीं ना कहीं ऑप्शन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का गलत है, जबरदस्ती उसको रट मत लेना। ये हमेशा हम बोलेंगे, रटना नहीं है बेटा, समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके नीरज सर आपके साथ हैं। 24, अंशधारियों द्वारा त्याग की गई राशि को क्रेडिट किया जाता है। द अमाउंट फॉरफिटेड बाय शेयर होल्डर इज क्रेडिटेड टू। बेटा मतलब कंपनी जब किसी शेयर होल्डर के द्वारा पेमेंट नहीं दी जाती है तो उसके कंपनी के द्वारा उसके शेयर को जब्त कर ली जाती है। एक्चुअली में कहानी क्या होता है? एक्चुअली में जो शेयर आपके नाम से रजिस्टर्ड है उसको कैंसिल कर दी जाती है, और जो पैसा आपसे मिलता है उस पैसे को जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। क्लियर है? तो भाई उससे क्या इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो पूछ रहा है कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, पूंजी की कटौती होगी, या कैपिटल रिजर्व या पूंजी संचय खाता में ट्रांसफर होगा, कैश अकाउंट रोकर में जाएगा, या नन ऑफ द अबव। बेटा ध्यान से समझना, अमाउंट ऑफ फॉरफिचर पूछ रहा है, याद रखना। फॉरफिचर री इश्यू करने के बाद अगर फॉरफिचर का अमाउंट कुछ बचता है तब कैपिटल रिजर्व की बात आती है। क्लियर है? यहां भी री इश्यू की चर्चा नहीं है, फॉरफिचर से क्या इफेक्ट पूछ रहा है। तो सिंपल सा बात है, पूंजी कटौती खाता यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, वेरी गुड रुसा। रूपा राय अभी ज्वाइन किए हैं आप शायद। वेरी गुड। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने अपने दोस्तों के बीच में जरूर करो। वैसे बच्चे जो कहीं ना कहीं कॉमर्स लेके कर रहे होंगे तैयारी, उनको कहीं जगह नहीं मिल रही होगी, उनके लिए आ गए हैं आपके प्लेटफॉर्म नवीन कुमार सिंह और आपके नीरज सर संयुक्त रूप से। आइए अब नेक्स्ट चलेंगे बेटा। लाइफ इंश्योरेंस निम्नलिखित में से कौन जीवन बीमा कंपनी की अनिवार्य लेखा पुस्तक नहीं है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अनिवार्य बुक मतलब मैंडेटरी अकाउंट बुक नहीं मेंटेन करता लाइफ इंश्योरेंस। बेटा इंश्योरेंस दो तरह का होता है, एक जनरल और एक लाइफ। आपको इंश्योरेंस में दोनों पढ़ना है, याद रखना। तो इंश्योरेंस में हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, जो हम लोग जनरली बोलचाल की भाषा में सब कोई जानते हो कि हम लाइफ का इंश्योरेंस कराए हुए भाई, पॉलिसी लिए हुए भाई, प्रीमियम देना पड़ता है। तो इसके लिए कह रहा है कि कंपनी इसमें से, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है इसमें से कौन सा बुक रखना नहीं अनिवार्य है? क्या बीमा धारकों की पंजीकरण यानी रजिस्टर और पॉलिसी होल्डर, बिना इसके रखे तो कोई काम नहीं चलेगा भैया।
क्या दावों की पूंजी क्लेम का वैल्यू क्या है, ये भी बिना रखे काम नहीं चलेगा। क्या जीवन बीमा लाइसेंस धारक बीमा अभिकर्ताओं की पूंजी, ये भी चाहिए बेटा, यानी रजिस्टर ऑफ लाइसेंस इंश्योरेंस एजेंट जनरल समान ऋण भाई, ये इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अरे क्या हम लोन लिए यार इंश्योरेंस कंपनी से? नहीं, ये इंश्योरेंस का काम कहाँ है? ये बैंकिंग कंपनी का काम है लोन देना। बैंकिंग कंपनी के लिए बुक्स रिकॉर्ड करना जरूरी होगा, इंश्योरेंस कंपनी का इससे क्या जरूरत है? इसलिए ऑप्शन नंबर डी, 25 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, मृत संपत्तियां यानी टेंजेबल असेट्स के मूल्य में कमी को कहा जाता है। मतलब अगर टेंजेबल असेट्स की वैल्यू में अगर वैल्यू गिरती है, गिरावट होती है, तो उस गिरावट वाले वैल्यू को क्या कहते हो आप? क्या ह्रास कहते हो डिप्रिसिएशन, या रिक्तीकरण डिप्रिसिएशन डिप्लेशन कहते हो, प्रतिनुत्सर्जन यानी अमोर्टाइजेशन कहते हो, या अप्रिसिएशन कहते हो? ध्यान से समझना बेटा, यहां टेंजेबल असेट्स है, उसके लिए ऑप्शन ए है। अगर टेंजेबल असेट्स की जगह इनटेंजेबल असेट्स होता, इनटेंजेबल, तो उसके लिए अमोर्टाइजेशन होता। किसके लिए अमोर्टाइजेशन होता? उसके लिए बेटा, याद रखना इस चीज को, ठीक। सर डिप्लेशन किसके लिए? डिप्लेशन बेटा किसी भी तरह का खादान, खादान एक लिमिटेशन तक आप उससे निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। तो डिप्लेशन जहां रिक्तीकरण डिप्लेशन वहां लगाई जाती है जहां खादान की बात होती है, कोयला की खादान हो और भी तरह की खादान हो, वहां की बात होती है। और अप्रिसिएशन मतलब एक ही संपत्ति है जिसकी वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है, घटती नहीं, बढ़ने के केस में, और वो है जमीन। जमीन की जब वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़े हुए वैल्यू को क्या नाम देंगे? अप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 26 का ए। वेरी गुड सुम्मी, रूसा, ज्ञानदीप, रूपा, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर लिख के रूपा बताओ, अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में कौन ह्रास की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रिसिएशन? कौन विशेषता है? ह्रास नगद भी व्यय नहीं है। अरे भैया डिप्रिसिएशन कभी कैश में आंक सकते हो? नहीं, तो मतलब ये सही है। ह्रास आयगत व्यय नहीं है। अरे भैया ह्रास रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, बार बार ये ईयर के एंड में होता है भैया, नहीं है। ह्रास स्नेह एवं मूल्य में अस्थायी कमी होता है। हाँ भैया, धीरे धीरे ही चोट पहुंचाता है, एक बार चोट नहीं पहुंचाता है, धीरे धीरे सुइया डंक मारता है बेटा, एक बार ये डंक नहीं मारता है। और ऑल ऑफ द अबव बेटा, तीनों ऑप्शन इसका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 27 का ऑप्शन नंबर डी, 27 का ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर पे चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस लेखा विधि का प्रयोग पहले किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग इमर्ज फर्स्ट? ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग बेटा आपके 5 ब्रांचेज है। ब्रांचेज में पहला ब्रांचेज हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड हो गया बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ हो गया बेटा टैक्स अकाउंटिंग, पांचवा हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। बेटा जहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग वाइंडिंग अप होगा वहां मैनेजमेंट का क्रिया शुरू होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी भी तरह के बिजनेस में आप बनाओगे जज करने के लिए, आप अपने इनकम का और फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड को जज करने के लिए, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बनाई जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेटा सर्टिफाई होती है सीए के द्वारा, और कॉस्ट अकाउंटिंग सर्टिफाई होती है बेटा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के द्वारा। याद रखना, अब ये दोनों का काम खत्म तो मैनेजरियल काम शुरू होता है, इस चीज को याद रखना। चलो, तो निम्नलिखित किस लेखा विधि का प्रयोग पहले किया जाता है? क्या मैनेजमेंट, कॉस्ट, फाइनेंशियल? बेटा कौन सा? फाइनेंशियल का सबका प्रयोग बता दिए पहले कहां होता है, तो फाइनेंशियल का 28 का ए। ज्ञानदीप, स्वराज, रूसा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा मद लागत लेखा में शामिल होते? लो, कॉस्ट अकाउंटिंग में शामिल नहीं होते हैं, सॉरी नहीं होता है, होता है नहीं, नहीं होता है। एक चीज माइंड में सेट कर लो दम, इसका मूल मंत्र,
कॉस्ट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी खर्च हैं उसका रिकॉर्ड वहां नहीं होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग नाम है कॉस्ट, तो जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स बनाने में और बेचने तक की क्रिया में जो खर्च होता है वो शो करते हो। प्रोडक्शन हाउस से निकलने तक का फाइनेंशियल से रिलेटेड नहीं शो करते, माइंड में सेट कर लो आप। तो ये सारा बेटा फाइनेंशियल से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा, डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। 29 का ए, वेरी गुड सुम्मी, और भी बच्चा दे दीजिए। 30वां क्वेश्चन आ गया। अब 11, 30, 40 क्वेश्चन आज लेके चल रहे हैं बेटा। लागत योग ठेका सामान्य उन दशाओं में लागू होता है जहां कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली अप्लाइड इन सिचुएशंस वेयर, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। ये स्पेशली वैसे जगह कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम यूटिलाइज करते हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता है, बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हाउस में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज करते हैं। और यहां पर नाम है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली अप्लाइड इन, लागत योग ठेका सामान्यतः उन दशाओं में, किन दशाओं में होता क्या है, अग्रिम में सटीक लाभ की गणना संभव नहीं, एग्जैक्ट प्रॉफिट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन एडवांस, लागत का अनुमान सरलता से किया जा सकता है, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट इज इजी, ठेकेदार लाभ की एक निश्चित राशि चाहता है, कॉन्ट्रैक्टर वांट टू अ फिक्स्ड प्रॉफिट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। 30वां आपके हवाले कर रहे हैं बेटा, जरा बताओ आप 30 नंबर का आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा। फटाफट जल्दी से आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जल्दी से बच्चों, जल्दी से फटाफट लगे रहो अपने नीरज सर के साथ। तीस का एक का जवाब आया है, 30 का एक का जवाब आया है, जवाब भी है, बाकी का जवाब चाहिए। परमात्मा आपका भी जवाब आ रहा है, वेरी गुड। और बच्चे कहाँ गए, और बच्चे कहाँ गए जिनका जवाब, फटाफट लगे रहो अपने नीरज सर के साथ। रूपा राय का जवाब भी आ गया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, लगे रहो अपने नीरज सर के साथ। और का अपना चैनल बेटा द प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के साथ लगे रहो बेटा। चलो जवाब सबका आ रहा है। 30 का कौन सा जवाब आया भाई, परमात्मा 30 का बी, ज्ञानदीप 30 का बी, सुम्मी 30 का सी, रूपा 30 का सी, रूसा 30 का सी। बेटा तुम लोग कह रहे हो ठेकेदार लाभ की एक निश्चित राशि चाहता है, ऐसा हो सकता है बिजनेस में कि हमको इतना प्रॉफिट मिलवे करे, है पॉसिबिलिटी? नहीं है बेटा, प्रॉफिट अप डाउन होगा, लागत के अनुमान सरलता से किया जा सके, अग्रिम में सटीक लाभ की गणना संभव नहीं है, एग्जैक्ट प्रॉफिट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन एडवांस, मतलब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली अप्लाइड इन सिचुएशंस वेयर एग्जैक्ट प्रॉफिट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन एडवांस, हम एडवांस में प्रॉफिट की गणना नहीं कर सकते हैं। आज हम कॉन्ट्रैक्ट लिए बेटा, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल में क्या होगा, बालू का दाम बढ़ेगा, सीमेंट का दाम बढ़ेगा, किस चीज का दाम बढ़ेगा, किसका घटेगा, ये कहना पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, हाउ मैनी वेज रेट्स आर देयर इन टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। देखो ये भी गलती से आ गया, ये भी ऑडिटिंग का क्वेश्चन है। टेलर की भिन्नक कार्य योजना में मजदूरी की कितनी दरें हैं, हम बता दे रहे हैं, एक तो नहीं है इसमें बेटा, 2 होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे ध्यान में आ रहा है 2 होना चाहिए। 31 का देख लो, चूंकि ऑडिटिंग का क्वेश्चंस आ गया, 2 क्वेश्चंस हमारे पास आ गया, गलती से टाइप हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। 31 का 32, कारखाना ऊपरी व्यय प्रतिशत के रूप में वसूल किया जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड आज रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ। बेटा ये कॉस्ट का है, स्टेटमेंट ऑफ यूनिट कॉस्टिंग का है बेटा, समझ गए। यूनिट कॉस्टिंग का ढांचा है बेटा, पहले हम लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के कंबाइंड कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट कहते हैं। फिर फैक्ट्री ओवरहेड, इन दोनों के कॉस्ट को बेटा वर्क कॉस्ट कहते हैं बेटा। फिर ऑफिस ओवरहेड, इसके कॉस्ट को ऐड करने के बाद हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। सेलिंग ओवरहेड, इसको ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद सेल प्राइस, ठीक है। अब इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग आप तीनों कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री यानी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स का एडजस्टमेंट कर दो। क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड किसका परसेंटेज पर होगा, प्राइम कॉस्ट का, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल। याद रखना डायरेक्ट वेजेस के बेस पर फैक्ट्री ओवरहेड की गणना होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी। हाँ बेटा पढ़ना है ऑडिटिंग, हम कल भी क्लास में तुमको बताए थे। आपके जो पेपर हैं ऑडिटिंग, बिजनेस लॉ और टैक्स, ये तीन आपके अलग फैकल्टी इसी चैनल पे जहाँ से पढ़ा रहे हो वहीं से पढ़ाएंगे। कॉमर्स पूरा जिम्मा मेरे ऊपर है, आप परेशान मत हो, समझ गए। ये तीनों का भी क्लास बहुत जल्दी आपका शुरू करवाएंगे, बहुत जल्दी मतलब इसी वीक में आपका पीवाई क्वेश्चंस चलेगा। और बच गया मैथ और स्टैट, इसके लिए भी आपको अलग से फैकल्टी आपके पास रहेंगे, आप परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारे पास हमारे जिम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारा हमारे जिम में आपको देंगे। टैक्स भी पढ़ा सकते हैं, ऑडिट भी हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़ा लेना, पढ़ाना, बहुत टर्मोलॉजी में बहुत डिफरेंसेज है बेटा, तो वो डिफरेंसेज हम आपके साथ ना लाने देंगे और ना कभी हम अपने बच्चों के साथ वो डिफरेंसेज हम लाते हैं। जो जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, जिसमें जो स्पेशलिस्ट है, हम उसी को हम सेवा देंगे आपको, तो आप परेशान मत होना। चलो 32 का बी आ गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट इज कॉल्ड। एकल उपरिव्यय अवशेष दर को क्या कहा जाता है। ए सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, बेटा कंबल दर, ब्लैंकेट रेट, एक कंबल आ गया, हिंदी में गलती होना चाहिए। ब्लैंकेट रेट क्या होता है भाई, पूरे कारखाना का अवशेष, ए और बी दोनों में से कोई नहीं बेटा। ये ऊपरी व्यय आ गया, ये कारखाना से रिलेटेड है, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो ये बी नंबर होगा। होल फैक्ट्री एब्जॉर्प्शन, यानी पूरे कारखाना का अवशेष जो स्क्रैप होता है उसकी बात कर रहा है बेटा। 33 का बी रुपा रहा है, 33 का बी, वेरी गुड बेटा। अब मात्र 7 क्वेश्चन। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ए फॉर्म ऑफ, उपकार लागत विधि एक रूप है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट के साथ लग गया सब, ठीक है, सब टीनेंट, किराएदारों का किराएदार, कॉन्ट्रैक्ट। भैया आप बिल्डिंग बनाने का, अपार्टमेंट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिए हो तो सब काम आप ही करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का, पाइप का, सब काम आप ही करोगे। आप छोटे छोटे अपने अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर भी रख रहे हो ना, कि भाई जल्दी से काम हो जाए, तो वही चीज कर रहा है। प्रमाणिक लागत विधि का ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से इसको कोई मतलब नहीं है। विशिष्ट कार्य आदेश लागत विधि का या विधि लागत विधि का, प्रोसेस कॉस्टिंग ना, इनमें से कोई नहीं बेटा। ये ऑप्शन नंबर बी है, विशिष्ट कार्य आदेश लागत विधि का। आपके अपार्टमेंट आप बना रहे हो तो किन्हीं का है भाई कि हमें ऐसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, तो आप उसके लिए अलग एक कॉन्ट्रैक्टर दे देते हो कि भाई इनका काम ऐसे कर दो आप, तो उस आपके अधीन वो काम कर रहा है, सारी हिसाब किताब आप देख रहे हो, तो वो बंदा सब कॉन्ट्रैक्टर हमारे लिए कहलाएगा। क्लियर है।
संयुक्त लागत व्यक्तिगत संयुक्त उत्पाद के लिए, ज्वाइंट कॉस्ट फॉर इंडिविजुअल ज्वाइंट प्रोडक्ट इज, यहां व्यक्तिगत नहीं होगा बेटा, इंडिविजुअल व्यक्तिगत नहीं होगा, करा इंडिविजुअल ज्वाइंट प्रोडक्ट, मतलब क्या इसको कह सकते हो, इंडिविजुअल आप कह सकते हो, एकाकी कह सकते हो, सिंगल कह सकते हो, सिंगल उत्पाद, मतलब ज्वाइंट प्रोडक्ट इंडिविजुअली जो है उसके लिए ज्वाइंट कॉस्ट क्या होगा। तो भाई नॉट ए सर्टेन ये अप्राप्य है, सेपरेट ये अलग है, ए सर्टेनेबल प्राप्य है, मिक्स मिश्रित है, क्या है ये, ज्वाइंट कॉस्ट फॉर इंडिविजुअल ज्वाइंट प्रोडक्ट इज, आप एक ही प्रोडक्शन हाउस में एक से अधिक प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो वहां कॉस्ट जो है कभी कभी कंबाइंड कॉस्ट होता है, उसकी चर्चा कर रहा है। रूपा राय कौन सी क्वेश्चन का बेटा, रूसा स्वराज, परमात्मा 35 का सी, ए सर्टेनेबल, देखो अच्छे से देखो कौन सा आपके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन जाएगा सॉल्यूशन, 35 का डी, ना बेटा 35 का ए, ये अप्राप्य है, नॉट ए सर्टेनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेका लागत विधि में ठेका खाता तैयार की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर किसके द्वारा की जाती है, तो कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा। भैया जो कॉन्ट्रैक्ट हमें देगा उसके द्वारा क्यों किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाई जाएगी, मतलब नहीं, ठेकेदार द्वारा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसको कॉन्ट्रैक्टर कहते, तो उसी के द्वारा बनाई जाएगी ना, यानी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टी और अदर के द्वारा नहीं बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ अवधि के प्रदर्शन का माप है, प्रॉफिट इज ए मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ओवर ए, कितना पीरियड में लाभ आप जज करते हो, जिंदगी भर का नहीं, अकाउंटिंग पीरियड का, और अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ का, 12 मंथ का, तो आप लंबे समय के लिए करते हो, छोटा समय के लिए करते हो, मीडियम समय के लिए करते हो कि फ्यूचर के लिए करते हो, भैया छोटा समय, वो छोटी अवधि कितना मंथ, 12 मंथ बेटा। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इक्वल टू, बैंक ओवरड्राफ्ट किसके बराबर है, क्या करेंट लायबिलिटी प्लस क्विक लायबिलिटी, वर्तमान देनदारियों प्लस तरल देनदारियों, करेंट लायबिलिटी माइनस क्विक लायबिलिटी, वर्तमान देनदारियों माइनस तरल देनदारियों, करेंट असेट्स माइनस स्टॉक, वर्तमान संपत्ति माइनस स्टॉक, करेंट असेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेज, वर्तमान संपत्ति माइनस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेज, किससे, क्वेश्चन नंबर 38, करेंट असेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेज, इसको कहते हैं बेटा लिक्विड असेट्स, तरल संपत्ति, तरल संपत्ति, करेंट असेट्स माइनस स्टॉक, इसको भी लिक्विड असेट्स में कहेंगे, करेंट लायबिलिटी प्लस क्विक लायबिलिटी, इसको कहेंगे बेटा, इसको तो कुछ कहेंगे ही नहीं, करेंट में ऑलरेडी क्विक लायबिलिटी इंक्लूड होता है बेटा, तो करंट में से क्विक लायबिलिटी घटाओगे तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट के बराबर आएगा, मतलब लिक्विड लायबिलिटी इक्वल टू करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, याद रखना ये रेशियो का क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, लिक्विड लायबिलिटी इक्वल टू करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। तो भाई अगर यहां बैंक ओडी पूछ रहा है तो करंट में से लिक्विड लायबिलिटी घटेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर 38 का बी होगा। बेटा जो भी हो तुम, झूठ से दूर सच का साथी, सर जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है जिसे सोचकर खुश हो सकूं, दर्द ही दर्द है। प्लीज सर बताइए बिहार स्टेट नोटिफिकेशन कब तक आएगा या आएगा भी नहीं। बेटा इतना जल्दी अगर तुम हारना सीख जाओगे, अभी जिंदगी तो पूरी बाकी है यार, हारना नहीं सीखो, क्योंकि हार गए जाओगे तो मर जाओगे। लड़ना सीखो, जब तक तुम्हारी लड़ाई की चाहत नहीं होगी, कुछ पाने के लिए लड़ना पड़ता है बेटा, तो जब तक नहीं आप लड़ोगे, जब तक आपके अंदर पाने की इच्छा नहीं रहेगी, आपकी मैसेज पढ़कर तो यही लग रहा है कि आपकी इच्छा टूट गई है, आप हार रहे हो। जिंदगी में हार और जीत लगी रहती है, जीतना सीखो, हारना मत सीखो। हार गए तो पूरी जिंदगी नष्ट हो जाएगी।
और ये तो कुछ नसीब का हो तुम अपने बिहार सरकार को कि बिहार सरकार ये नौकरी दे रही है और रह गए, आगे पीछे डेट तो अनाउंस होगा ही और हो भी गया कि अगस्त में लेने वाला है बेटा, तो फिर इतना क्यों बेचैन? हम अपने तरफ से तो तैयार हो। क्या जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे? क्या जब एग्जाम का डेट आएगा तब से पढ़ना शुरू करेंगे? बेटा वो पढ़ाई रटना होता है, वो समझना नहीं होता है। आप कल को शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आप कल को शिक्षक जब बनोगे तो अपने बच्चों को क्या समझाओगे जब आप खुद अभी टूट रहे हो? शिक्षक कभी टूटता नहीं है, शिक्षक बच्चों को देख के मुस्कुराता है, हंसता है, खेलता है। तो आप यार मुस्कुराओ यार, क्या इतना जल्दी तुम हार रहे हो? हारना मत सीखो। हारना तो जिंदगी में सीखो ही नहीं, लड़ना सीखो, लड़ कर पाना सीखो। क्या यार हार गए अभी से? दम मत हारो यार, दम आएगा। हमको ये बताओ, आखिरी कुछ होता है? नहीं होता है। जब तक हम शमशान घाट नहीं जाएंगे तब तक आखिरी नहीं होता है। ये कैसे सोच लिए? ठीक है तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट है, हो सकता है तुम्हारे नसीब में इससे अच्छा कुछ हो। क्यों इसको सोचकर बैठे हुए हो यार? अपने अंदर कैपेबिलिटी लाओ, कुछ करो, करने की क्षमता रखो यार, टूटो मत। टूटना तो सबसे आसान काम होता है, टूटो मत यार, लड़ो, लड़ना सीखो, जिद बनाओ कुछ पाने के लिए, हासिल करने के लिए। आज तुम्हारे सामने जो बंदा है आज 30 साल से पढ़ा रहा है, हर उतार चढ़ाव देखा, क्या डर गए क्या? ना, डरना किस चिड़िया का नाम है यार? लड़ना सीखो यार, हंसना सीखो, कितना भी तकलीफ हो हंसते रहो, देखो उसमें क्या ताजगी मिलेगी, कितना ताकत मिलेगा। हंसते रहो बेटा, इतना जल्दी मत हारो। तो इतना जल्दी हार जाओगे यार तो कैसे काम चलेगा यार? नहीं, चलो हारना ही मत सीखो यार, जीत बनाओ, जीने का जीत बनाओ, जीने की चाहत बनाओ। हारना क्या है? और ऐसे भी आपके साथ नवीन सर और नीरज सर दोनों लगे हुए, दोनों एन है, एन स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या हारना यार? मुस्कुराओ, हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा, हर समय, एनी टाइम आपके नीरज सर आपके साथ रहेंगे, आपके नवीन सर आपके साथ रहेंगे, याद रखना। चल, त्वरित संपत्ति का हिस्सा क्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्विक असेट्स? बेटा क्विक असेट्स का हिस्सा क्या नहीं? अभी तुमको बताया बेटा, क्विक असेट्स मतलब क्या हुआ बेटा? लिक्विड असेट्स को ही क्विक असेट्स कहते हैं। तो यहां पर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्विक असेट्स का हिस्सा नहीं है। अब देख लो यहां पर आंसर कौन सा होगा, तो आंसर मिल गया बेटा, इन्वेंट्री। सामान या माल होगा, भंडार नहीं होगा बेटा। क्लियर है? इन्वेंट्री इज अ नॉट ए पार्ट ऑफ ए क्विक असेट्स। एंड आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा, सेल्स ट्रेंड विल डिक्लाइन इफ, बिक्री की प्रवृत्ति में कमी कब होगी? कब? जब बिक्री का मात्रा घटेगा, या बिक्री मूल्य घटेगा, या अप्रभावपूर्ण विज्ञापन नीति से, या उपरोक्त सभी से। किस आधार पर बिक्री की प्रवृत्ति में कमी होगी? और भैया ये तो सीधा सीधा बोल रहा है कि बिक्री की मात्रा घटती है, यानी सेल्स वॉल्यूम, सेल्स फिगर घटेगा। हाँ घटेगा। ये क्या कर रहा है? बिक्री मूल्य घटता है, हाँ भाई सेल्स प्राइस डिक्रीज करेगा, तब भी होगा। अब आप माने विज्ञापन नीति आप गलत अपनाए हुए हो, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी, परमात्मा आएगा, जरूर आएगा। कीप पेशेंस, वेरी गुड। सब देखो तुम्हारे साथ है। देखो तो जी सर मैं बहुत परेशान रहता हूं क्योंकि आखिरी एग्जाम होगा मेरे लाइफ का, फिर गलत लिखे हो। अरे यार जिंदगी का हर एक पल एग्जाम होता है यार। अरे आने वाले अगला सेकंड में भी तुमको एग्जाम देना पड़ेगा। ये तो तुम्हारा किताबी जिंदगी का एग्जाम तो हर पल देना होगा, मरते दम तक देना होगा। इतना जल्दी कैसे हार जाओगे? हारना मत सीखो,
मेरे दोस्त हारना मत सीखो, हार गए तो मर गए यार, मत हारना। एनर्जी लेवल टाइट रखो, जितना एनर्जी टाइट रहेगा उतना प्रभावपूर्ण पड़ेगा बेटा। समझो अभी सुबह 7 बजे से रात के 10:30 बज गया, पर हार है बेटा, तुमसे ज्यादा एनर्जी है कि नहीं है? एनर्जी रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, उसमें एनर्जी है। सभी को जय हिंद। आज के लिए कल फिर हम 9 बजे तुम्हारे साथ लाइव होंगे, फिर कल कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, बाय बाय। और जाते जाते एक चीज और, कैसा रहा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में लाइव खत्म होने के बाद कमेंट करना, क्योंकि लाइव का कमेंट रहता नहीं बच्चों, तो लाइव के बाद कमेंट करना, वो हम पढ़ेंगे और वो से और जोश हमारे अंदर आएगी और अच्छे के साथ आपका समझ लो, एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से समझाकर आपका डिस्कशन करेंगे। चाहे समय जितना भी कम हो, हम समय ज्यादा देंगे।